सबको नमस्कार। फिलहाल हम स्क्रीन प्ले लेखन के संबंध में विचार करेंगे। तो पटकथा लेखन, अगर लेखन सिनेमा तथा टेलीविज़न माध्यम की आत्मा है तो पटकथा पूरे लेखन की आत्मा है। जैसा कि कहा गया है कि लेखन के 3 अंग हैं: कथा, पटकथा तथा संवाद। कथा जहाँ नींव है या जड़ें हैं, वहीं पटकथा फला फूला वृक्ष है। कथा लेखन में रह चुकी खामियां, जो भी कमियां हैं, इन सभी को पटकथा में सुधार ली जा सकती है। और जितनी पटकथा सशक्त होती है, संवाद उसके अनुरूप लिख लिए जाते हैं। इसी प्रकार तो स्क्रीन प्ले लेखन यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं हम इसको। कहानी लिखते समय सिनेमा टेलीविज़न विधा की सारी बारीकियों को ध्यान में रखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पटकथा लिखते समय ये बारीकियाँ, ये विशेषताएं, तकनीकी पक्ष जो है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो है, सभी कुछ ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो कहानी के उसी रूप में हम पटकथा लिखे, इसमें कोई शर्त तो नहीं है। कहानी के सभी पक्षों को पूरा करने के बाद ही हम स्क्रीन प्ले लिखते हैं। तो स्क्रीन प्ले से जो अभिप्राय है, कहानी फिल्म या टीवी के पर्दे पर किस बिंदु से शुरू होगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी, किस तरह उसका अंत होगी या अंत तक वो पहुंचेगी, इन से सभी बातों का उल्लेख जो है पटकथा में होती है। और ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन प्ले कहानी की पूरी प्रतिच्छाया हो। लेखक कहानी के किसी ऐसे बिंदु से भी स्क्रीन प्ले शुरू कर सकता है जो कहानी का प्रारंभिक बिंदु न हो, क्योंकि जहाँ प्रभावशाली ढंग से वो किस तरह वो उसको पटकथा में उतार देते हैं, उसी के अनुरूप सारी की सारी बातें होती हैं। क्योंकि कहानी जो है अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए और कहानी के सभी पक्षों का उल्लेख उसमें हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। स्क्रीन में, पर्दे पर वो किस तरह होगी, इसी के अनुरूप ही उसको लेना ज़रूरी है। तो हमेशा स्क्रीन प्ले लेखक कहानी को दृश्यात्मक रूप में विजुअली देखता है और कहानी के जो भी प्रसंग किसी खास तरह से उसी प्रकार किसी विजुअल की मांग करते हैं, उन्हें पूरा करता हुआ जाता है। और वातावरण बनाने के लिए, घटनाएं तथा पात्रों को स्थापित करने के लिए भी पटकथा लेखक नए विजुअल्स की कल्पना जो करता है, वो भी यदि ज़रूरी हो तो उसी प्रकार। तो स्क्रीन प्ले यानी कि इस प्रकार स्क्रिप्ट राइटिंग करते समय पहले हमें ध्यान देना है स्थान पर, यानी कि हमेशा जो भी घटना है वो किसी स्थान पर घटती है ना, या किसी समय पर घटती है, तो इसलिए स्थान और समय वहाँ बहुत ही प्रमुख है। तो यहाँ स्थान विशेष को हम लोकेशन से सूचित करते हैं और समय विशेष उसको हम टाइम से। तो उदाहरण के लिए यदि कोई कहानी में 2 लोग जो है लड़ रहे हैं, ऐसा समझे, तो वो किसी स्थान पर किसी समय पर लड़ रहे होंगे। तो इसलिए हम वो स्थान और समय, इन दोनों को निर्धारित करने में हमेशा ध्यान रखना है हमें, और ये बहुत ही प्रमुख है पटकथा में। तो पहले स्थान और दूसरा समय। तो ये स्क्रीन प्ले लिखने के लिए लेखक कहानी की छोटी बड़ी घटनाओं का स्थान, लोकेशन और समय, टाइम के अनुसार सूची बना लेता है। तो कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक कि किसी भी ये सभी घटनाओं का तो उल्लेख करना है यदि ज़रूरत हो तो ये जो सब घटनाएं जो है स्थान और समय के अनुसार अलग कर ली जाती है, पहले ये करना होता है। सारी की सारी कहानी को पढ़कर उसमें जो जो घटनाएं हैं उसका उल्लेख करते हुए वो किस समय पर किस स्थान पर उसकी ये घटित होती है, उसको लेकर ही आगे बढ़ना है। तभी तो वो स्क्रीन प्ले लेखन के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है
स्थान और समय को सूचित करना। तो इस तरह एक स्थान एक समय में घटने वाली घटना से ही एक दृश्य या सीन बनता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, यदि स्थान बदल जाते हैं तो दृश्य बदल जाता है और समय बदल जाते हैं तो भी दृश्य बदल जाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, यदि राम और श्याम गली में लड़ रहे हैं और लड़ाई के बीचों बीच क्या हुआ, श्याम के सिर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। यह घटना एक सीन है, एक दृश्य है जिसमें क्या है, स्थान गली है और समय दिन है। तो कहानी आगे बढ़ती ही जाती है। अगला पक्ष क्या होगा, जो बेहोश होता है या घायल होता है, उसको अस्पताल ले जाना है। तो वहाँ अस्पताल का दृश्य आना है, यानी कि स्थान जो है बदल गया। तो दूसरी घटना गली की नहीं बल्कि कहाँ की है, अस्पताल की है। और अस्पताल में डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए श्याम को ले जा रहे हैं, ऐसा ही सोचिए। तो ये घटना जो है दूसरी घटना में तब्दील हुई और वहाँ स्थान बदल गया। तब तो क्या है, स्थान बदल जाने के कारण समय दिन का ही है, लेकिन वहाँ सीन बदल गया, दृश्य बदल गया। लेकिन इस कहानी में एक और प्रसंग ये आता है, जैसे कि श्याम की माँ रात के समय गली में अपने बेटे की घड़ी तलाश करने आती है। तो ये जो आप ध्यान में रखिएगा, वो गली ही है पहले जो राम और श्याम की जो लड़ाई हुई थी। लेकिन यहाँ तो दिन का समय नहीं है बल्कि रात का समय है, रात में ही माँ आ गई है, इसलिए वहाँ समय बदल जाने के कारण वहाँ दृश्य बदल जाता है। यदि दिन में उसी समय ही जब वे दोनों लड़ रहे थे, उसी समय ही माँ यानी कि श्याम की माँ घड़ी खोजने आई हो तो ज़रूर स्थान वही होगा, समय वही होगा, इसलिए दृश्य नहीं बदलता। लेकिन यहाँ रात के समय वो उसी जगह जाती है, तो उसी को यदि पिक्चराइज करना है तो वहाँ सीन बदल जाता है, तो दृश्य बदल गया। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, एक स्थान एक समय में घटने वाली घटना से ही एक दृश्य बनता है, सीन बनता है। तो पूरी कहानी को इस प्रकार घटना के आधार पर स्थान और समय की तहत जो है सीन में विभक्त करना है। इसको ही हम एक प्रकार से सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में रख सकते हैं पटकथा में पहले। और यहाँ एक स्थान और एक समय पर घटने वाली घटनाओं का जो है एक बहुत बड़ा संकलन तो होगा कहानी में, छोटी बड़ी घटनाएं होगी ना। तो समय और स्थान के आधार पर इस प्रकार सीन बनते ही है। और एक फीचर फिल्म में आप देखेंगे तो कहानी में प्रायः जो है 100 से 125 सीन होते हैं। तो पटकथा लेखक दृश्यों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ ऐसे दृश्य को भी, इसकी भी कल्पना करता है, उसको हम सब सीन या उपदृश्य कहते हैं। ये जो है 2-4 शॉट्स ही होते हैं, लेकिन इससे दृश्य को स्थापित किए जाने में मदद जो है सहायता मिलती है। तो इस तरह भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहानी का ये दृश्यों में विभाजन करते समय पटकथा लेखक प्रत्येक दृश्य में समय और स्थान को भी दर्ज करता है। सिनेमा और फिल्म में समय प्रायः रात का या दिन का लिखा जाता है। यदि कहानी के अनुसार सही वक्त बताना है तो उसको भी आवश्यक रूप में सूचित करना है। यदि इतने बजकर इतने मिनट का बताया जाना है तो शार्प जो समय है ना, उसको सूचित करने की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी वहाँ उल्लेखित होता है। फिर यहाँ पटकथा में स्थान की उल्लेख के कारण वहाँ और एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो है यदि वो स्थान छत के नीचे है या बाहर खुले में है, ये भी निर्धारित करना है। इसलिए इंटीरियर और एक्सटीरियर या इंडोर अथवा आउटडोर का उल्लेख किया जाता है। जैसे गली का दृश्य है तो आउटडोर या एक्सटीरियर कहा जाएगा, और अस्पताल के अंदर का दृश्य है तो इंटीरियर या इंडोर कहा जाएगा।
इसके लिए हिंदी में अंदर बाहर शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो लोकेशन या स्थान के अंदर या बाहर का उल्लेख तकनीकी टीम को भी बहुत ही शूटिंग की व्यवस्था करने में बहुत ही मदद मिलती है। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पटकथा में पहले स्थान और समय का उल्लेख करना। तो और एक बात यह है, पटकथा में यदि हम इस प्रकार शूटिंग करते समय एक तरीका अपनाया जाता है, जैसे कि एक लोकेशन पर होने वाली सारी शूटिंग एक ही बार के कार्यक्रम या शेड्यूल में पूरी कर ली जाए। तो सीन में इसका भी आप उल्लेख करें तो ज़्यादा सहायक होगा। जैसे कि पूरी कहानी, आप सोचिएगा कॉलेज के परिसर में 3 दृश्य पूरी कहानी की जो है घटित होती है, तो भले ही ये तीनों दृश्य के बीच में कई उपदृश्य, कई और भी जो दृश्य है पिरो दिए जाएंगे, लेकिन आमतौर पर कॉलेज में शूटिंग करते समय यह कोशिश होती है कि कॉलेज के सारे सीन जो है एक साथ शूट किया जाए। तो ये कार्यक्रम या शेड्यूल में लगातार शूट कर लिए जाए। बस जो है माहौल और पात्रों की जो उम्र है, वेशभूषा है आदि में बदलाव करना पड़ता है। बाकी जो है साइट एक ही होता है, शूटिंग लोकेशन एक ही होता है। तो इसका भी हाँ, ऐसा करने पर क्या है, समय की बचत होती है, पैसे और ऊर्जा की बचत तो होती ही है। और इस तरह यदि कोई साइट जो है, शूटिंग साइट जो है कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हो, या अफ्रीका के घने जंगल में हो, या पेरिस के आईफिल टावर में हो, आप सोचिएगा पहला दृश्य वो हो और फिल्म में अंतिम दृश्य या क्लाइमैक्स में इसी जगह का ही उल्लेख करना है, तो पहले वहाँ जाकर शूटिंग किया और फिर बाद में भारत का बाकी जो विविध स्थान है वहाँ का शूटिंग किया, फिर बाद में अंत में क्या है, क्लाइमैक्स के लिए वो जगह या पहला जो दृश्य है ना, आईफिल टावर हो या लद्दाख के कोई क्षेत्र हो, तो वहाँ जाकर शूटिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, पूरे जो शूटिंग के लिए जो स्थान है इस सभी का उल्लेख करना होगा। इसके लिए फिल्मांकन कार्यक्रम बनाया जाता है, शूटिंग शेड्यूल बनाया जाता है। तो पूरी स्क्रिप्ट पटकथा संवाद तैयार होने के बाद जो है निर्देशक या विभाग का अन्य स्टाफ या सहायक निर्देशक लोकेशन के हिसाब से पूरी सूची तैयार करता है और इस प्रकार सीन बाय सीन उसको कहाँ कहाँ शूटिंग स्थान है इसके आधार पर उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि सीन पहला जो है घर में, दूसरा जो है मैदान में, तीसरा पहाड़ पर, 14 हवाई अड्डे पर, इस तरह जो है उसको सूचित करते हुए जाते हैं। और यदि समय का संबंध, उसी के संबंध में भी हम देखें तो दृश्य में जो है प्रकाश व्यवस्था के आधार पर ही हम सीन में इसको लाने का प्रयास करते हैं ना। तो दिन के समय की प्रकाश व्यवस्था अलग होती है और रात के समय की अलग होती है। तो स्थान के साथ साथ यह भी तय होता है कि दृश्य का समय दिन का है या रात का, तो ये टाइम इसमें निर्धारित करने पर यह भी सुविधा है। और समय जो है शार्प समय का भी उल्लेख करने पर भी और भी सुविधा होगी। तो छायाचित्रकार को ये जानकारी मिलती है कि वो लोकेशन किस प्रकार बनाए रखना है, उसके दृष्टिकोण से लोकेशन कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था उसे करना है या प्रकाश व्यवस्था अलग अलग पावर के बल्बों लाइट के जरिए की जाती है। फिर प्रकाश को परावर्तित करने वाले चमकीले रिफ्लेक्टर की भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो इस तरह पूरा जो है लोकेशन तथा स्थान, लोकेशन अथवा स्थान या इसके आधार पर समय, इसका उल्लेख सीन में हो तो ये बहुत ही सहायक होगा पूरी शूटिंग करने वाले टीम के लिए, क्योंकि सिनेमा आदि माध्यम जो है पूरा एक टीम वर्क ही होता है। तो सभी के लिए दृश्य जो है उपयोगी होगा, दृश्य लेखन। तो फिर दृश्य लेखन की कतिपय योजनाएं हैं, वो भी आप मन में रखिएगा।
कहानी को दृश्यों में विभाजन करने के बाद प्रत्येक दृश्य के कई पक्षों के बारे में विचार किया जाता है। तो सबसे पहले यह विचार किया जाता है कि सीन में कहानी का कौन सा अंश आ रहा है। इस अंश के प्रारंभ करने से पहले क्या ऐसे विजुअल्स आवश्यक है तो जो दृश्य को स्थापित करने में सहायक हो सकते, उसी दृश्य को पृष्ठभूमि को समझने की मदद कर सकते। इन सभी बातों का उल्लेख करना है क्योंकि वो दृश्य ही ज़्यादातर शुरुआत करने के लिए उपयोगी है, तो उसको लेना चाहिए। तो उस बिंदु के आधार पर ही कहानी को पटकथा में परावर्तित करने की ज़रूरत होती है। तो प्रत्येक सीन का एक उद्देश्य होता है, इस पर गंभीरता से विचार करना भी आवश्यक है। सीन का एक दृश्य कथा के एक अंश को सामने लाना है, तो लेकिन यह भी तय करना होता है कि कथा का अंश विशेष किस तरह अर्थात किस क्रम में सामने आएगा, कौन सा प्रसंग पहले आएगा, किस मुद्दे या बात से सीन शुरू होगा, आदि बातों का उल्लेख करना होगा। और प्रत्येक दृश्य की नाटकीयता, विचार और वस्तु के क्रम को भी समझना बहुत आवश्यक है। फिर दृश्य के उद्देश्य कुछ आयाम से जुड़े होते हैं। उसमें पहला है कथा तत्व का क्रमिक विकास। दृश्य में पात्रों का संयोजन तथा चरित्र चित्रण का विकास दूसरा तत्व है। और तीसरा है दृश्य की अंतर्वस्तु का संयोजन, और चौथा है दृश्य की नाटकीयता। यानी कि इन आयामों को दृष्टि में रखकर ही दृश्य के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो दृश्य में कथा अंश के विकास को समझना आवश्यक है। यह अंश एक बिंदु से प्रारंभ होगा और फिर निश्चित दिशा में क्रमशः आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यह भी देखने की बात है कि कथा अंश की गति कैसी है। यह गति ना तो इतनी कम होनी चाहिए, तब तो क्या है बोझिल हो जाएगा, और उसमें अनावश्यक चीज़ें आ जाएं तो भी वो उतनी तेज़ नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यक तत्वों के आधार पर पूरी जो है कथा तत्व को, पूरे जो कथा तत्व को उल्लिखित करने के लिए और उसका क्रमिक विकास बनाए रखते हुए उसका संयोजन करना ज़रूरी है। फिर प्रत्येक दृश्य कई तरह की अपनी भूमिकाएं निभाता है। संवादों के माध्यम से दृश्य क्रमशः विकसित होता है। एक्शन भी जो है दृश्य की कथा को विस्तार देते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण भी दृश्य में लगातार होता रहता है। तो दृश्य के इन पात्र संबंधी सभी पक्षों का विवरण जो है तैयार करना ज़रूरी है। फिर कथा वस्तु और संवादों के अतिरिक्त प्रत्येक दृश्य एक विशेष भावभूमि का निर्माण करता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति और उसके संतुलन और विकास पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। फिर नाटकीयता की बात है तो पूरी कथा में, पटकथा में जो है ही नाटकीयता की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि क्या है वो एक एक सीन में, हर एक सीन में नाटकीयता की अनिवार्यता होती है। तो प्रत्येक दृश्य एक नाटकीय बिंदु से ही शुरू होता है। ये नाटकीयता जो है किसी भी रूप में हो सकती है, संवाद या एक्शन के रूप में हो या विचारों के अंतर्द्वंद में हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है कि दृश्य की नाटकीयता को समझा जाए और दृश्य लिखते समय उस पर ध्यान दिया जाए। पटकथा लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को मन में रखना पटकथाकार के लिए ज़रूरी है। प्रत्यक्ष पटकथा लेखन ऐसा होता है कि कथा को पटकथा में परिवर्तित करते समय सबसे पहले यह तय करना होता है कि कहानी यानी फिल्म, टीवी धारावाहिक के भीतर निहित कहानी जो है किस तरीके से कही जाए। आमतौर पर कथा में पहले से ही यह तरीका अपनाया नहीं जाता, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठोस कथा तैयार होने पर यह सोच पाना ज़्यादा आसान है कि कहानी किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए। तो यहाँ मोटे तौर पर तो दो तरीके ही हैं। पहला यह है कि सीधे सीधे प्रत्यक्ष कहानी करते चलो, यानी कहानी बिल्कुल शुरुआत से आरंभ करो और उसे आगे बढ़ाते चलो, अंत में ख़त्म करो। तो नियमतः
यही तरीका जो है अपनाया जाता है। दूसरा ये तरीका है जो उल्टी शैली में कहानी सुनाओ। अंत जो है पहले बता देते हैं और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाते हैं, और इस तकनीक को ही हम फ्लैशबैक शैली कहते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है दृश्य लेखन में अपनाए जाते हैं। तो ये विषय पर निर्भर रहता है कि कहानी सीधे सीधे सुनाई जाए या फ्लैशबैक में। ये तो मूल कहानी पढ़ते ही ध्यान में आ जाता है कि कहानी सीधे सीधे कहना है या फ्लैशबैक में, तो इस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर दृश्य लिखते समय सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि वह है पात्र का चरित्र, और दूसरी बात है उसकी मानसिकता। तो पहले पात्र का चरित्र और उसकी मानसिकता को ध्यान में रखना है, और फिर तीसरी बात है कि कहानी किस बिंदु से शुरू करें, उसी बिंदु को महत्ता दे जा सकता है प्रस्तुतिकरण करते समय। फिर एक बात ध्यान में रखना है, वो है फिल्मांकन कार्यक्रम, शूटिंग शेड्यूल तैयार करना भी ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो अमूमन भारतीय फिल्म जगत में, विशेषकर हिंदी फिल्म जगत में, निर्माणाधीन फिल्म का खाका केवल निर्देशक के ही दिमाग में होता है, वह भी कई बार स्पष्ट नहीं होता। तो हर विभाग के कलाकार को उसकी ओर आशा से देखना पड़ता है प्रतिदिन, बल्कि प्रति टेक, प्रति शॉट, प्रति दृश्य योजना को वह संबंधित कलाकारों को सुना समझा देता है निर्देशक जो है, तो उस पर अमल हो जाता है, फिर अगली प्रतीक्षा। तो इसी तरह ही वहाँ शूटिंग्स मुमकिन हो पाता है। तो इसे आप दिहाड़ी फिल्म निर्माण प्रक्रिया कहते हैं, डेली बेस्ड फिल्म मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, समय, ऊर्जा, कार्य दिवस और धन का जहाँ बेतहाश नुकसान होता है, वहीं भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण फिल्म की तरतीबवार और उन्माद बनने की कोई गारंटी नहीं रहती। इसलिए ऐसा करना है जैसे कि एक प्रकार से फिल्म शूटिंग के लिए जो है उसको तैयार करते हैं दृश्य लेखन के द्वारा, तो उस समय जो है शूटिंग शेड्यूल भी तैयार किया हो तो पूरी टीम के लिए ये बहुत ही आसान होगा। दृश्य लेखन में डिटेलिंग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि स्थूल सजावट, वातावरण, पात्र, मानसिकता, वेशभूषा आदि हर चीज़ का गहराई से वर्णन करना, उसको दिखाने के समय अपनाई गई सफाईदार कला को ही हम फिल्मी भाषा में डिटेलिंग कहते हैं। तो डिटेलिंग जो है हर दृश्य में, हर शॉट में होनी चाहिए। डिटेलिंग इस प्रकार हो कि पूरा माहौल और पात्र की मानसिकता अनुकूल नजर आए। माहौल का निर्माण तो कला निर्देशक तथा फिल्म धारावाहिक निर्देशक भी कर लेगा, लेकिन भाषा और लेखन, पात्र का मानसिकता संबंधी गहराई से वर्णन, इसको ही हम डिटेलिंग कहते हैं, ये जो है करने का जिम्मा या जिम्मेदारी जो है पटकथा लेखक पर निहित है। और एक बात यह है कि पटकथा लेखन में प्रत्येक दृश्य जो है अलग अलग पृष्ठ पर लिखा जाता है। तो दृश्य के संबंध में जो भी बातें यहाँ बताए गए हैं, इन सभी पर आधारित दृश्य लेखन करना ज़रूरी होता है। दृश्य लेखन के अंतर्गत सबसे पहले क्या है, दृश्य संज्ञा का उल्लेख करना ज़रूरी है, और उसके बाद दृश्य के स्थान का उल्लेख किया जाता है, और इसके अंतर्गत ये उल्लेख किया जाना ज़रूरी है कि दृश्य अंदर है, लोकेशन स्थान, और साथ साथ अंदर इंटीरियर, इंडोर, और बाहर एक्सटीरियर, आउटडोर, इस तरह की जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसके आधार पर हम देखेंगे तो एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, जैसे कि सीन नंबर 1, पहला दृश्य है लोकेशन। तो यहाँ स्थान के उल्लेख के बाद दृश्य में समय का उल्लेख किया जाता है। समय का उल्लेख करते हुए यह जानना जरूरी है कि सिनेमा में प्रायः समय को दिन और रात में ही
विभाजित किया जाता है। तो रात को स्थापित करने के लिए प्रकाश व्यवस्था में अंदर आ जाएगा। इसलिए पटकथा में आमतौर पर समय का उल्लेख रात या दिन किया जाता है। कहीं कहीं यदि जो है कहानी की आवश्यकता के अनुसार प्रायः क्या करते हैं, प्रातःकाल का समय स्थापित करना हो तो ऐसा, संध्या का समय स्थापित करना हो तो ऐसा, इस प्रकार किया जा सकता है। तो समय के उल्लेख के साथ साथ दृश्य इस तरह लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे तो सीन 2 में आप देखेंगे, दृश्य 2 में लोकेशन अंदर, स्थान का नाम, टाइम दिन, डे या रात, नाइट, इस तरह। तो घटनाएं जो है आमतौर पर पात्रों के साथ या पात्रों के कारण ही घटती है ना। तो इसलिए दृश्य में स्थान और समय के बाद पात्रों के नाम उल्लिखित करना ज़रूरी है। तो ये जो है आप देखेंगे तो सीन नंबर 3 में लोकेशन अंदर या बाहर, स्थान का नाम, टाइम दिन या रात, कैरेक्टर यानी कि पात्र जो है हैदरी खां और अजीमन, ये 2 कैरेक्टर्स यहाँ हैं। तो इस तरह ब्रैकेट में कैरेक्टर लिखकर कैरेक्टर का उल्लेख किया जाता है। फिर देखिए तो हर सीन यूनिट के विभिन्न विभागों के लिए दिशा निर्देश तय करता है। तो सीन से या दृश्य लेखन से बहुत सहायता मिलती है पूरी टीम को। इसके आधार पर ही, सीन के आधार पर ही शूटिंग शेड्यूल, पहले बताया ना, फिल्मांकन कार्यक्रम बनता है। पात्र अपनी भूमिका को समझते हैं सीन के आधार पर, उसको पढ़कर निर्देशक शूटिंग स्क्रिप्ट बनाता है इसके आधार पर। फिर कैमरामैन और साउंड रिकॉर्डिस्ट अपनी अपनी भूमिकाएं तय करते हैं इसके आधार पर। फिर प्रोडक्शन विभाग संबंधी जिम्मेदारी निभाता है इसके आधार पर। कभी कभी किसी दृश्य में अभिनेता को किसी ऐसी चीज का भी प्रयोग करते हुए चित्रित किया जाता है जो अनुपलब्ध है, तो सरलता से उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे ही कोई सामग्री है, तो उदाहरण के लिए यदि आप देखिए तो एक पात्र को फर्शी हुक्का पीते हुए दिखाया जाना है, तो दृश्य में उसका उल्लेख अनिवार्य है। तो दृश्य विशेष स्पेशल प्रॉपर्टी ऐसा कहेगा, विशेष सामग्री का उल्लेख किया जाता है। तो दृश्य में ये उल्लेख इस प्रकार किया जाता है। तो आप देखेंगे तो सीन नंबर 4 में यानी कि दृश्य 4 में लोकेशन अंदर या बाहर, स्थान का समय, टाइम दिन या रात, कैरेक्टर पात्र जो है, पात्रों के नाम लिखते हैं, और इसके नीचे विशेष सामग्री यानी कि स्पेशल प्रॉपर्टी यानी कि सामग्री का नाम वहाँ लिखना चाहिए। तो इस तरह दृश्य को चूंकि यूनिट का प्रत्येक विभाग अपनी अपनी तैयारियां करने के लिए देखता है, तो इसलिए दृश्य का एक संक्षिप्त विवरण देना भी आवश्यक है। तो इस संक्षिप्त विवरण से ये पता चलता है कि दृश्य में क्या होगा। स्पेशल प्रॉपर्टी की एंट्री के बाद जो है ये विवरण दिया जाना ज़रूरी है, तब तो पूरी टीम के लिए सहायक होगा। तो ये जो है सीन नंबर 5 में आप देखेंगे दृश्य 5, लोकेशन अंदर या बाहर, स्थान का नाम, टाइम दिन या रात, फिर कैरेक्टर आते हैं, पात्र जो आते हैं, पात्रों के नाम, फिर जो है इसके बाद ही यदि स्पेशल प्रॉपर्टी है तो या विशेष सामग्री है तो उसका उल्लेख करना है। फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में पूरे जो विवरण बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। यहाँ उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो अजीमन तख्त पर खाना लाकर रखती है, प्लेट लगाती है, हैदरी खां आकर बैठ जाते हैं, खाना शुरू करते हैं। अजीमन को बताते हैं कि उन्हें आज किसी ने अपने घर गाने के लिए बुलाया है, पर वे नहीं जानते हैं कि ये कौन आदमी है। तो खाने के बाद हैदरी खां हुक्का पीते हैं। इसी दौरान दरवाजे पर उनका नाम लेकर कोई पुकारता है और हैदरी खां उठ जाते हैं। तो ये जो है बहुत संक्षिप्त विवरण दिया डिस्क्रिप्शन में। तो विवरण देने के बाद दृश्य में संवाद लिखी जाते हैं। तो पात्र का नाम लिखने के बाद संवाद लिख दिए जाते हैं। संवाद लिखने से पहले यदि लेखक पात्र के लिए किसी प्रकार का कोई निर्देश, कोई डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो कोष्टक में, ब्रैकेट में निर्देश लिखा जा सकता है। निर्देश जो है आमतौर पर जो है संवाद बोले जाने के ढंग, उसके जो तरीके या मनस्थिति आदि के बारे में होता है।
तो ये भी आप देखिएगा सीन नंबर 6 में, दृश्य 6 में आप देखेंगे तो लोकेशन अंदर स्थान का नाम, टाइम दिन या रात, कैरेक्टर पात्रों के नाम, फिर इसके बाद स्पेशल प्रॉपर्टी है तो वो, और फिर डिस्क्रिप्शन, वहाँ दृश्य का विवरण भी दिया जाता है, पहले हमने देखा। फिर इसके बाद संवाद लिखता है, तो संवाद लिखते समय कैरेक्टर पहले आते हैं, उसके संवाद यहाँ हैदरी खां है। तो ब्रैकेट में कोष्टक में ये दिखाया जाता है कि उनकी क्या मानसिकता है, वे किस प्रकार, किस ढंग से, किस तरीके से वे संवाद कर रहे हैं। तो ये जो है वहाँ उल्लेखित करता है, निर्देश इसको कहते हैं, डायरेक्शन इसको इसके बारे में होता है। तो यहाँ हैदरी खां तख्त पर बैठते हुए बेफिक्री से कहते हैं, या बिना कोई फिक्र के कूल होकर वो कहता है, देखो क्या होता है, मैं तो जानता भी नहीं वो कौन है, हवादार में जा रहे थे, ज़रूर कोई रईस होंगे। तो इस तरह ये संवाद भी हो गया। तो आप देखेंगे तो इस तरह पूरा जो है दृश्य लेखन इस तरह होता है, सीन बाय सीन इसको इस तरह लिखा जाता है। तो पहले देखेंगे लोकेशन, वहाँ आप देखेंगे स्थान, फिर टाइम समय, फिर कैरेक्टर पात्र जो होते हैं, फिर स्पेशल प्रॉपर्टी है तो उसी प्रकार विशेष सामग्री का उल्लेख, फिर डिस्क्रिप्शन किया जाता है, छोटा सा विवरण, बहुत ही संक्षिप्त विवरण दृश्य का, और इसके बाद संवाद लिखा जाता है। और संवाद में भी कैरेक्टर के जो मानसिक जो धरातल है उसको उभारने हेतु निर्देश आमतौर पर चाहिए तो वो भी ब्रैकेट में सूचित किया जाता है। तो इस तरह दृश्य लेखन किया जाता है। और इतना ही सही, आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सबको धन्यवाद।